फर्क दिखाई दे रहा है। मैं शुरुआत करूंगा प्रशांत जी की बात से। राहुल गांधी आज जो पहियों पर चल रहे हैं, कभी डिलीवरी बॉय के साथ, कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ, कभी ढाबे में बैठकर सामान्य लोगों के साथ पराठा खाते हुए, कभी बच्चों के साथ, और भारत जोड़ो यात्रा में वो समाज के विभिन्न वर्गों से मिलते हुए जो चल रहे हैं, वह वही राजनीति को दोबारा लौटा रहे हैं जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान या उसके बाद की शुरुआती दौर की राजनीति में था, जिसमें जनता से सीधे संवाद बनाया जाता था और उस संवाद में नेता जनता से सीधे रूबरू होता था, उनके गांव जाता था, उनके शहर जाता था, उनके स्कूलों में जाता था और अपनी बात करता था। ऐसा नहीं कि कहीं हेलीकॉप्टर उतरा, पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए, वो हाथ हिलाया, थोड़ा सा भाषण दिया और फिर हेलीकॉप्टर में बैठा और उड़ गया और बाकी लोग फिर अपने अपने घर धूल खाते हुए चले गए। ये भी बड़ा प्रतीकात्मक है। जब भी नेता हेलीकॉप्टर से उतरता है तो बातें करता है, जब जाता है तो आंखों में धूल झोंकता चला जाता है। दूसरी बात, अब परिवर्तन इसलिए बीजेपी को अखर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस इस तरह से एग्रेसिव हो जाएगी और इस तरह से नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ जनसंपर्क में आएगी। राहुल गांधी को लेकर उनकी जो धारणा थी और जो धारणा उन्होंने जनता के दिमाग में अपने ट्रोल आर्मी और आईटी सेल के द्वारा बैठाई थी, वो यही थी कि राहुल गांधी बहुत बड़े बाप और बड़े परिवार के बेटे हैं, सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, वो जनता के बीच कहाँ पैदल जाएंगे। 24 घंटे के अंदर जो है वो घर लौट आएंगे, वो आराम से रहेंगे, कभी विदेश घूमने चले जाएंगे, कभी कभार वो भी भाषण दे के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जो नया स्वरूप निखर के आया है, उससे न सिर्फ बीजेपी हतप्रभ है बल्कि जनता भी इससे प्रसन्न है कि कम से कम उन्हें एक विकल्प मिला है। आज ये देखिए, कल तक बराबर ये बात कहने वाले बीजेपी के लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी का क्या विकल्प है। आज नरेंद्र मोदी का विकल्प उनका थिंक टैंक ही ढूंढ रहा है। वो साफ साफ कहते रहा है कि हिंदुत्व और ब्रांड मोदी से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसका मतलब है कि अगर ये रहेगा तो नहीं जीत सकते, अब बदला जाए, लोकल मुद्दों को लाया जाए। कर्नाटक में लोकल मुद्दे आए और बात जब 40% की चल रही है तो 40% का आरोप कांग्रेस ने तब लगाया जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित एक ठेकेदार ने चिट्ठी लिखी और आत्महत्या की। जब ये बात सामने आई तब 40% का आरोप लगा। तो गलती तो उनके यहाँ से है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। गलती स्वीकार करने की आदत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला ले लीजिए, जनवरी से लेके मई तक इतने दिन लग गए एक मुकदमा दायर करने के लिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, अपने क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। मैं उनके क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ हूं, उनसे भी वाकिफ हूं, उस इलाके से भी वाकिफ हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे कहे कि भाई आप अदालत में जाइए, सरेंडर होइए और अदालत सबकी जमानत लीजिए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फेस करिए। कितनी भी हिम्मत नहीं रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको पार्टी से निकालिए, लेकिन उनसे तो कहा ही जा सकता था कि इस मुद्दे पर हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप अदालत जाइए और सरेंडर होइए। लेकिन वो नहीं। आज पुलिस ने चार्जशीट दे दिया। जनवरी से मई तक लगातार कोशिश करने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद आज तक आपने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की और अब चार्जशीट जा रही है। बीच में खबर उड़ी कि महिला पहलवान जिसका यौन शोषण हुआ था पॉस्को के अंतर्गत, वो नाबालिग है। तो अगर नाबालिग नहीं है तो आपने मुकदमा कैसे कायम कर लिया? पॉस्को का मुकदमा कायम होते ही पहली इन्वेस्टिगेशन एज की ही होती है। पहले एज पर ही डिसाइड होता है कि एज है, और एज डिसाइड करने के लिए तयशुदा है कि आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो। वो बच्ची ओलंपिक गई है, ओलंपिक में वो जिस आयु सीमा के अंतर्गत उसने भाग लिया उसका सर्टिफिकेट है, उसका पासपोर्ट है, और जिस समय घटना हुई थी उस समय की एज देखी जाएगी, इसलिए नहीं कि आज की एज देखी जाएगी। एज तो बराबर बढ़ रही है। आज मेरी एज कुछ है, कल मेरी एज एक दिन और ज्यादा हो जाएगी। अब आइए गलवान पर। 15 तारीख को बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष अपने 20 जवानों के साथ गलवान घाटी में मार डाले जाते हैं। वो वहां गए थे, समझाने गए थे या चाइनीज के साथ बात करने गए थे, जो भी करने गए थे उनका मारे जाते हैं, लौट के आते हैं। 15 तारीख को वो मारे जाते हैं और 19 जून को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है।
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सारे विरोधी दल के लोग रहते हैं, और टीवी पर मैंने ही नहीं आप सबने भी देखा होगा, जब प्रधानमंत्री जी रूबरू होते हैं तो साफ साफ कहते हैं कि न कोई आया था न कोई गया था, न कोई आया था न कोई गया था। तो हमारे आदमी वहां क्या करने गए थे? तो हमारे आदमी क्या चीन की सीमा के अंदर घुस गए थे? कि सीधे तौर पर चीनी घुसपैठ को नकारने की बात। आप साफ साफ ये भी कह सकते थे कि ये बहुत गलत हुआ है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक चीन के खिलाफ आप नाम नहीं लेते। प्रधानमंत्री जिसे स्पष्ट करें या न करें, लेकिन विदेश मंत्री जी माननीय जयशंकर जी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि चीन एक बड़ी इकॉनमी है, हम उनके साथ कैसे लड़ें। जाहिर सी बात है कि वो नेता नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेट है। तो जो एक पॉलिटिकल लाइन उस समय तय है वही वो बात कह रहे हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि ये सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं, उसमें लोग लिखे रहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने चीन की पार्टी के साथ कोई एमओयू साइन किया है 2012 में। वो किस बात का साइन किया है? उसमें राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो तो आप इसी की जांच करा लीजिए एमओयू क्या है, लेकिन नहीं कराएंगे। मैं आपको यही बता दूं कि 2012 से लेकर 2018 तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आरएसएस के थिंक टैंक की 3 या 4 मुलाकातें हुई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर बड़ी लंबी खबर छापी थी और डिटेल खबर छापी थी, मैंने इस पर भी एक ब्लॉग लिखा था। उसमें वहां गए थे और क्या करने गए थे आप? ये वहां ये सीखने गए थे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कैसे चीन पर नियंत्रण करके लंबे समय तक शासन कर रही है। चक्कर ये है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी जो है उसकी परिभाषा अलग है। वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट की बात करती है, हमारी उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी वेस्टमिंस्टर मॉडल की डेमोक्रेसी है, जो ब्रिटेन के मॉडल की डेमोक्रेसी है, हमारी लिबरल डेमोक्रेसी है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अब कुछ कह नहीं पा रही। अब इधर तमिलनाडु की बात चल रही है कि हम अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु से आएगा। तो अब तमिलनाडु से कौन आएगा? तब तक लोगों ने जो है क्या ये भी कह दिया कि वहां पूरा में एक जगह वहां से चुनाव लड़ेंगे। जो भी हो, आगे की बात आगे जाने। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि राहुल गांधी के इस बदलते तेवर से, कांग्रेस के इस आक्रामकता से, कांग्रेस अध्यक्ष के निरंतर ऐसे ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी खड़बड़ाई हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर कैसे दें। और रहा सवाल, जैसे प्रकाश जी ने भी चर्चा की बाबा और बाबी की, ये सिर्फ एक भड़काने के लिए है। मैं आप सभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई ऐसा दांव चलेगी जिससे जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। कांग्रेस को या सारे विपक्षी दलों से मेरी यही अनुरोध है, उनको यही सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से इस ट्रैप में ना आए, क्योंकि वो इस ट्रैप के एक्सपर्ट हैं, वो यही कर सकते हैं। वो सन 37 से ये कर रहे हैं, वो सन 25 से ये कर रहे हैं, उसमें उनको एक्सपर्टीज हासिल है। और यही चीज आप देखिए, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कुकी को अलग कर दीजिए, उनको अलग कर दीजिए, बीच में आर्मी रख दीजिए। मेघालय और आसाम के बीच फायरिंग हो ही चुकी है, ये देखा जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? तो सवाल यह है कि समस्या को हल करना आपका इरादा नहीं है, समस्या को उलझाना। और किसी भी समस्या को जब आप विभाजनकारी दृष्टि से देखते हैं तो समस्या का हल नहीं होता है, समस्या और जटिल होती जाती है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का ये जो अप्रोच है जनता से मिलने का, जनता के बीच जाने का, और जनता के बिल्कुल निचले स्तर तक जाके डिलीवरी बॉय से बात करने का, उसके कष्ट को समझने का, ट्रक ड्राइवरों से मिलने का, कहीं भी जाने का। अगर रास्ते में आपका घर खड़ा हो और आप रास्ते में आपका घर पड़ा हो और आप वहां खड़े हो और हो सकता है हाथ मिलाएं, तो आपसे भी हाथ मिलाने चले आ सकते हैं। इन सब चीजों की आदत अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। और दूसरी एक बात और मैं कह के खत्म करूंगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 100 साल के इतिहास में कोई जन आंदोलन जो जनहित के मुद्दे पर हुआ हो, न तो ऑर्गेनाइज किया है, न उसका नेतृत्व किया है। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो जनहित का आंदोलन नहीं था, वो एक डिफरेंट आंदोलन था, वो एक धार्मिक आंदोलन था, वो एक मंदिर का आंदोलन था। उसकी मैं बात नहीं करूंगा, उसको किनारे कर दीजिए। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम चीजें हैं कि जेपी आंदोलन में भी इनका शुरू किया हुआ नहीं है। जेपी आंदोलन गुजरात से छात्रों द्वारा शुरू किया हुआ है, तो फिर बिहार में आया, ये तो पीछे से घुसे उसमें। तो सीधी सी बात है कि ये जन आंदोलन के पक्ष में नहीं रहते, और न जन आंदोलन इन्होंने कभी ऐसा किया है जैसे कि इनको जनता की नब्ज का पता लगे। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये आक्रामकता आगे भी बनाए रखनी चाहिए, और निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल इस समय गिरा हुआ है। और ये सिलसिला तब तक चलना चाहिए
जब तक कि विजय प्राप्त न हो। जी जी जी। राहुल गांधी आक्रामक हैं और ये जो राहुल गांधी